डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में सीएम योगी की हुंकार 12 बनी। विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने रैली कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, इस चुनाव में बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगी जनता। वहीं सीएम योगी ने किया दावा, भाजपा सरकार आई तो उपद्रवियों को खैर नहीं। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया मौलाना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों का किया उद्घाटन। योगी ने कहा, पिछले 9 सालों में समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग और सुविधाओं से बना सुरक्षा का माहौल। मऊ में एसडीओ के आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का सख्त रुख। एसडीओ तत्काल प्रभाव से निलंबित। ऊर्जा मंत्री ने कहा, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ यूनिट में धर्मांतरण और यौन शोषण के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि विवाद में आने के बाद टीसीएस ने नासिक में अपनी यूनिट बंद कर दिया है, लेकिन यह मामला यौन उत्पीड़न का ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत में धार्मिक कट्टरपंथ और सिस्टम की विफलता का एक भयानक उदाहरण बनकर उभरा है। इस पूरे मामले में और इस खुलासे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है, जिसमें रोज नए खुलासों ने कॉरपोरेट वर्ल्ड के कामकाज के तरीकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक एक ऐसा संगठित गैंग सक्रिय रहा जो 18 से 25 साल के फीमेल वर्कर्स को धर्मांतरण और यौन शोषण के लिए निशाना बनाता रहा। टीसीएस के साथ टीम लीडर्स और मैनेजर लेवल के अधिकारियों पर धर्मांतरण, रेप, पीछा करने और अश्लील व्यवहार करने के आरोप लगे। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और नमाज में शामिल होने का दबाव बनाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस षड्यंत्र का हिस्सा रही टीसीएस की एचआर मैनेजर निदा खान और ऑपरेशन हेड अश्विनी चैनपुरे पर पीड़ितों को चुप रहने की सलाह दी गई या कहा जाए धमकी दी गई। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कांड के अनुसार आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह से काम कर रहे थे। इसमें एक हैंडलर था जो मलेशिया में बैठकर पूरे ऑपरेशंस को गाइड करता रहा। उसका पैटर्न पूरी तरीके से प्रोफेशनल था, जो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कट्टरपंथी मॉड्यूल में देखा जाता है। एसआईटी की जांच में विदेशी कनेक्शन और आतंकी लिंक की भी बात सामने आ चुकी है। इस मामले का खुलासा किसी पीड़ित की सीधी शिकायत से नहीं बल्कि एक परिवार की सतर्कता और नासिक पुलिस के अंडर कवर ऑपरेशन से हुआ। फरवरी 2024 के आसपास एक युवती के परिवार ने देखा कि उसके जीवन शैली और धार्मिक आदतों में अचानक बदलाव आ रहा है। परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्डिंग ने सीधे छापेमारी करने के बजाय एक गुप्त योजना बनाई। 6 महिला पुलिस अधिकारियों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर कंपनी के अंदर भेजा गया। ये महिला पुलिसकर्मी करीब 40 दिनों तक दफ्तर के अंदर झाड़ू पोछा करती रहीं और गुप्त तरीके से कर्मचारियों की गतिविधियों और बातचीत को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ मैनेजर महिला कर्मियों को केबिन में बुलाकर प्रताड़ित करते थे। मार्च 2026 में पुलिस के पास जब पुख्ता सबूत हो गए तो उन्होंने पहली एफआईआर दर्ज की। एक हिंदू महिला कर्मचारी ने दानिश शेख नाम की कर्मी पर शादी का झांसा देकर रेप और धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगाया। दानिश की गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी तौसीफ अख्तर को फोन चेक किया गया तो उसमें कई महिला कर्मचारियों की अश्लील वीडियोज और तस्वीरें मिली। पीड़ितों को धार्मिक रूप से प्रभावित किया गया। केस दर्ज होते ही शिकायतों की बाढ़ आ गई और अब तक 9 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। इस केस में अब तक टीसीएस के 10 लोग सलाखों के पीछे हैं। टीसीएस ने अपनी पूरी यूनिट को सिस्टम की जांच शुरू कर दी और सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी अब यह भी पता लगा रही है कि क्या नासिक की तरह अन्य शहरों में भी बीपीओ में ऐसा कोई साइलेंट नेटवर्क काम कर रहा है।
टीसीएस नासिक केस में मलेशियाई हैंडलर के खुलासा होते ही नासिक पुलिस ने देश की तमाम खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और उनसे जानकारी शेयर की है। जांच अधिकारियों को संदेह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आरोपियों ने नियमित तौर पर बाहर से धन मंगाया और उसका उपयोग इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए किया। आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों के बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें क्रिप्टो करेंसी या हवाला के जरिए विदेशों से पैसा मिला है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उन्हें धर्मांतरण के बदले मोटी रकम और विदेशों में नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था। एसआईटी को जांच में कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिनमें आरोपी और कुछ विदेशी नंबर जुड़े हुए थे। इन ग्रुप्स में कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की जाती थी, जैसे कौन भावनात्मक रूप से कमजोर है, किसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। ग्रुप्स में ऐसे वीडियो और संदेश साझा किए जाते थे जो विशेष धर्म के प्रति झुकाव पैदा करे, यानी इस्लाम के प्रति झुकाव पैदा करे। फॉरेंसिक लैब इन डिलीट किए गए चैट्स को रिकवर करने का प्रयास कर रही है। वहीं महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड आतंकी एंगल और विदेशी साजिश की जांच के लिए एक टीम गठित की है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट राज्य स्तर पर सूचनाएं जुटाने के लिए अलर्ट मोड पर है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विदेशी धरती से भारत के खिलाफ इस्लामीकरण के जरिए साजिश के पुख्ता सबूत मिलते ही एनआईए सक्रिय हो गई और इसकी जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान एक मलेशियाई नागरिक का नाम सामने आया जो कथित तौर पर इस नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार है। आरोपियों को मलेशिया से टेलीग्राम के जरिए निर्देश मिल रहे थे कि किस कर्मचारी को कैसे टारगेट करना और धर्मांतरण के किन चरणों का पालन कराना है। अब सवाल उठता है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी अपने कर्मचारियों को इस्लामिक जिहाद से बचा पाने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है। और क्या आईटी कंपनियां अब इस्लामिक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा बन गई हैं? ये बेहद गंभीर आरोप इन कंपनियों पे लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों की अनदेखी की, जिसके कारण से इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा मिला। बेहद अहम खुलासा हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिक से वेद प्रताप पाठक जी और साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में ही सूर्य प्रकाश शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी हैं यूपी पुलिस के, वह भी इस मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल साइबर एक्सपर्ट साक्षर आपसे, जब भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के भीतर सालों साल कलमा और नमाज पढ़ा जा रहा था, तो क्या वास्तव में टीसीएस के आला अधिकारियों की इसकी भनक नहीं थी या वह इसे इग्नोर करते रहे? जी देखिए, जब भी हम ऐसे कोई मामले की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजिकली काफी सुविधाएं हैं, वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो पता लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर नाम की चीज होती है साइबर सिक्योरिटी में, जहां पर कोई कितनी भी अच्छी तकनीक लगा ले, सालों साल आप हर रोज किसी पे इतना ट्रैक नहीं रख सकते कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और खासकर मैं नासिक पुलिस और जो लोग हैं जिन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की, उनकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है जहां लोग टाइमली रिपोर्ट करें और पुलिस भी टाइमली एक्शन ले। ये बहुत ही क्लियर एग्जांपल है कि जहां पुलिस टाइमली एक्शन लेती है वहां बड़े से बड़े खुलासे सामने आते हैं। और साक्षर जी, जिस मेल की बात की जा रही है, मेल में यह सुविधा होती है, वो भी जब पर्सनलाइज मेल होते हैं, कंपनी की मेल आईडी होती है, तो उसके ओनर के पास वो सारी मेल रिवर्ट होके जाती हैं।
क्या इस मामले में वो मेल उनके पास नहीं जा रही थी साक्षर? देखिए, शुरुआत में ये देखा गया है कि शुरुआत में मेल जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इसकी भनक नहीं लगी या उन्होंने सोचा नहीं था। इतनी मेलों में ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि वो देख नहीं पाए या ध्यान से उन्होंने नहीं देखा ये कैसी मेल है। बहुत बार फिशिंग मेल्स का भी इस्तेमाल होता है, जो सामने देखकर तो लगती है कि हाँ जेन्युइन मेल है, लेकिन बहुत छोटा सा उसमें फर्क होता है कि आम इंसान अपनी निजी जिंदगी में या फिर नॉर्मल वर्क प्लेस में देखना भूल जाता है। तो इस केस में भी फिशिंग मेल का ही मामला सामने आ रहा है। एक और बड़ा सवाल है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली जो कमेटी बनती है, उसकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहाँ थी? और केवल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं, ऊपर के आला अधिकारियों को मालूम होता है कि इस तरह की कंप्लेन आ रही है, फिर भी अनदेखी की गई। इससे टीसीएस का आला प्रशासन इनकार नहीं कर सकता है कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं थी। साक्षर, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, क्योंकि जब भी पॉश जैसी बड़ी चीज आजकल हर डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस की तरह, बहुत ही उसको जरूरतमंद चीज मानी जाती है। इस केस में इन लोगों को शायद लगा नहीं था कि ये सिर्फ इंटरनल कोई चीज है। इनको लगा इंटरनल बात है, इंटरनली शायद खत्म हो जाएगी। उनको ये नहीं पता था कि बात सिर्फ इंटरनल नहीं है। जांच पड़ताल पता लग रहा है कि तो बाहर ही कोई अलग ही रैकेट चल रहा है। तो ये जरूर है कि यहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट को देखते हुए टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है कि उनका खुद का साइबर एक्सपर्ट ग्रुप है जो इस तरह की चीजों को ट्रैक करता है। अब वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सवाल ये है, जब कमेटी में बैठे लोग ही इस साजिश का हिस्सा हों, तो क्या कंपनी का अपना कोई मैकेनिज्म है जिससे वह इस तरह की चीजों का खुलासा कर सकते हो? जी देखिए, टीसीएस की अथॉरिटीज का भी स्टेटमेंट भी सामने आया है कि उनकी नॉन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कंपनी के किस बंदे ने किया है, लेकिन हाँ, अगर एक डिपार्टमेंट या एक ही जगह पर कुछ ऐसा हुआ है तो टाइमली एक्शन जरूर लिया जाएगा। और मुझे लगता है टीसीएस जैसी कंपनी जिसकी ब्रांड वैल्यू इतनी हाई है, वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करेगी या नहीं करेगी, इसको बताने के लिए नासिक से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश पाठक जी मौजूद है हमारे साथ। वेद जी, पहले तो नासिक के जो सीपी हैं कांडिक जी, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या जो महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, इस तरह की शिकायतें कर रही हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा दी गई है? और इन लोगों के ऊपर, क्या आरोपियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है जो मिसाल कायम कर सके ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके, या अभी उचित कार्रवाई का इंतजार करना होगा? वेद प्रकाश जी। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत बढ़िया, आप हमारा यहाँ के स्थानीय मुद्दा जो आपने उठाया है, आज के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षितता बहुत ही आवश्यक है सर। जी, एक तो होता है व्यवहारिक और दूसरा सामाजिक तौर पे जो कुरीतियां फैलती जा रही हैं, आए दिन एक न एक दिन घटना होती है। वेद प्रकाश जी, यह सामाजिक कुरीतियों से आगे का मामला है। ये इस्लामिक जिहाद की बात हो रही है, देश के खिलाफ काम हो रहा था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। जी, चाहे उत्तर प्रदेश से छांगुर हो, चाहे महाराष्ट्र से निकल रहे हो आईटी कंपनियों में, कारपोरेट सेक्टर में, ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा निरंतर नजर रखनी चाहिए सर। एक तरह से जिहाद है। क्या जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई है? उन्हें किसी तरीके से कंपनी की तरफ से कोई राहत दी गई है? जी, उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कानून अपने हिसाब से पूरी दक्षता से काम कर रहा है, लेकिन आरोपियों के साथ समर्थन में भी बहुत सारे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। उनको जो बौद्धिक दिवालिया लोग हैं, उनको सच साबित करने पे लगे हुए हैं। ऐसी घटनाओं का घोर विरोध होना चाहिए। प्रशासनिक तौर पे बहुत कड़ाई से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, कितने भी बहुत बड़े व्यक्ति हों, जी, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि टीसीएस आईटी कंपनी में जो इस्लामिक जिहाद चल रहा था, उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साक्षर दुग्गल जी। साक्षर, सवाल उठता है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां भी अपने ऑफिस को इस इस्लामिक जिहाद से नहीं बचा पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या व्यापार का दबाव है जिसके कारण से वह ऐसे कर्मचारियों पे लगाम कसने में असफल हैं, या उनका एक तरीके का अनदेखापन? जी साक्षर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कई सारे कारण हैं। पहली बात, एक बहुत ही बड़ा कोई पैरामीटर नहीं है। आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात, बड़ी कंपनी है या टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका कोई नाता नहीं है कि वो कंपनी
जो है उसके पास सही सुरक्षित मेजर्स रहेंगे, वो टाइम टू टाइम ये चीज कर पाएगी। दूसरा, ह्यूमन एरर बहुत बड़ी इस समय के लिए, जो खासकर ये जो लूप होल्स होते हैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो चाहे टीसीएस हो चाहे टेस्ला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हम एआई के जमाने में जी रहे हैं जहां क्रिमिनल्स 2 कदम आगे हैं। वो एआई का इस्तेमाल करके, चाहे वो फिशिंग स्कैम बोल लीजिए या फ्रॉड कर लीजिए, ये सब करते हैं। लेकिन हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ, चाहे टीसीएस की भी अगर मैं बात करूं, लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। ये सही करे, कई सारे जो फैक्टर्स हैं सबको देखते हुए बड़ी कंपनीज टीसीएस को समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो टीसीएस है, वो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिन प्रतिदिन अपने स्टाफ को और सशक्त बनाना पड़ेगा, और उससे ऊपर क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स आए हैं, बड़ी कंपनी है, आपको सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन्होंने नहीं लिया है तो छोटी कंपनियों का क्या हाल होगा? क्या इस्लामिक जिहाद के ये सब गढ़ बनते जा रहे हैं? चूंकि अगर नासिक के सीपी कार्णिक ने बड़ा फैसला नहीं लिया होता, अहम फैसला नहीं लिया होता, अंडर कवर एजेंट नहीं भेजे होते, तो शायद यह खुलासा भी नहीं होता और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर इस तरह का धोखा पूरे देश के साथ होता रहता। अब इसका उपाय क्या है साक्षर? देखिए, पहली बात तो एक तरीके से अच्छा ही है, ये बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। जो दूसरी कंपनीज है उनके लिए भी सीख है कि आज ये टीसीएस के साथ हुआ है, कल आपके यहाँ भी हो सकता है। क्रिमिनल्स आपके घर में बैठे हुए बीचों बीच ये काम कर सकते हैं, तो खुलासा हुआ पहला। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ी चीज है रेगुलर ऑडिटिंग, जिसको मैं साइबर ऑडिटिंग शब्द बोलता हूँ। ये कंपनीज में आना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपने सिस्टम्स, अपने लोगों की ऑडिटिंग दिन प्रतिदिन नहीं करते रहेंगे या हर क्वार्टर में नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल्स जगह बना लेंगे। और ये क्रिमिनल्स सिर्फ भारत के नहीं, भारत के बाहर के एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं जो जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में कैसे दीमक की तरह काम करना है। अंदर घुस के, चाहे वो जिहाद हो चाहे वो साइबर क्राइम हो, उस चीज को पूरा करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या विसल ब्लोअर के लिए कोई सुरक्षित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है या नहीं? जैसा आपने बताया कि साइबर ऑडिटिंग करवानी चाहिए, इसके अलावा विसल ब्लोअर की नियुक्ति जो इस तरह की चीज़ों को बाईपास करके, मिडिल ऑर्डर से बाईपास करके टॉप लेवल पे भी उसकी जानकारी रेगुलर बेसिस पे पहुंचाया जा सके। जी देखिए, विसल ब्लोअर वाली चीज एक बहुत ही बड़ा पहलू है। ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठा था, क्योंकि विसल ब्लोअर की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान, कोई प्रोसेस नहीं है। विसल ब्लोअर अगर कल को खुलासा कर भी दे, कितने हमने केसेस में देखा है, भारत हो बाहर हो, कि विसल ब्लोअर या तो उसकी जान ले ली जाती है या उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो इस जो एक प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है, उसकी आवश्यकता भारत में जरूरी है, जिससे हर विसल ब्लोअर, चाहे वो कंपनी की मदद करना चाहे वाइस वर्सा, अगर आपको पता भी लग रहा है कि कोई लंका भेदी आपकी कंपनी में है, उसके लिए भी क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। सिर्फ पॉश कमेटी लाने से आप ये नहीं कह सकते कि जी काम हो गया। ये बात पॉश की नहीं है। चलिए नासिक का हाल जान लेते हैं। नासिक में वेद प्रकाश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेद जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से टीसीएस आईटी कंपनी में कलमा और नमाज पढ़ा जा रहा था, अब इस मामले के खुलासे के बाद क्या इस तरह के काम बाकी कंपनियों में होने बंद हो गए हैं? बताया जा रहा है 1-2 कंपनियां और हैं जिसमें इसी तरह के काम होते रहे हैं। जी तत्काल की स्थिति में तो आज सब सावधान है, बंद हो गया है, लेकिन अस्थायी तौर पे इसकी निगरानी, इसका प्रशासनिक तौर पे निरीक्षण, सामाजिक जागरूकता, इसको अंत तक बड़े अधिकारियों तक इस पर नजर होनी चाहिए। इनका षड्यंत्र निरंतर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का षड्यंत्र हो रहा है, लोग समझ नहीं पाते हैं, उनके साथ छलावा हो जाता है। इसके लिए उपाय क्या होना चाहिए? कोई घटना घट जाती है, ठीक है, आज नासिक का पुलिस, नासिक के कमिश्नर जी बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं, सब अरेस्ट हो रहे हैं, लोग सतर्क हो चुके हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर इसका निदान होना चाहिए और इसके लिए कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। और शायद आप और हमारे जैसे पत्रकार ही इन तरह के मामलों को जब उठाएंगे तो जनता में चेतना आएगी। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।